हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी सीजीएल पर। जैसा कि हम देख रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स जो भी पेंडिंग हैं या आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो सभी के सभी अगस्त में स्टार्ट हो रहे हैं। और उनके अलावा जो अदर एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी हुआ या और भी मतलब स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, उनकी भी उम्मीद की जा सकती है वो जल्दी होंगे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने एसएससी जो सीपीओ के रिसेंट 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके मैथ्स के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हम आज पहला सेट देखते हैं। पहली सेट का पहला क्वेश्चन सवाल आपके सामने है। देखिएगा, इसमें ये बोल रहा है कि एक पहिए का व्यास, डायमीटर है पहिए का, वो 84 सेंटीमीटर है। 16 चक्रों में पहिया कितनी दूरी तय करता है। तो देखिए, जब कोई भी पहिया व्हील होता है, जिस तरह एक पहिया बना लिया मैंने, ये जब एक चक्कर पूरा कवर करता है तो ये 360 डिग्री घूम जाता है। और 360 डिग्री घूमने पर हम इसको बोलते हैं कि एक चक्कर पूरा करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं 2πr से। तो आप देखिएगा कि एक चक्कर में जब वो 2πr कवर कर रहा है तो हमें ये देखना है कि 16 चक्करों में उसने कितना कवर किया है। एक चक्कर में इतना कर रहा है तो 16 चक्कर में इतना कर देगा। तो देखिएगा 16 2π/22/7 और डायमीटर इसने 84 दे रखा है, व्यास 84 है। तो रेडियस निकालेंगे तो ऑफ हो जाएगी इसकी 42। तो यहाँ से हम देखेंगे 6, तो आप देखिएगा 44 और 96, इनका मल्टीपल करूँगा 24, 36 और 24 60 और 2 62, 6 36 और 6 42। तो 42 24 हमारा आंसर हो जाएगा। इसने मीटर में पूछा है, तो मीटर में पूछा है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करूँगा तो 2 छोड़कर दशमलव लग जाएगा। तो ये 42.2424 हो जाएगा, जो हमारा डी आंसर मैच कर रहा है। तो चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। हम यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, जो सीख सकता है। बेसिक से हाई लेवल का जो भी एसएससी के जितने भी सवाल आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। अगला सवाल देखिएगा। पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 6 और 8 घंटों में भर सकते हैं। ये बोल रहा है कि जो पाइप ए है और एक पाइप बी है, जबकि पाइप सी भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। सी 10 घंटे में खाली कर सकता है, ये 6 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटों में भर सकता है, ये 10 घंटों में खाली कर सकता है। तो इसका माइनस लगा देते हैं। तो आप देखिएगा, यहाँ अगर मैं टोटल कैपेसिटी देखूँ, कैल्शियम लूँगा तो 120 आ जाएगा। तो आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ये 6 घंटे में 120 भर रहा है ये, तो 1 घंटे में कितना भर देगा 20। 6 से डिवाइड करूँगा तो जब बी है वो 8 घंटे में 120 भर रहा है, जो टंकी की कैपेसिटी है। तो आप देखिएगा 1 घंटे में कितना भर देगा 15। 8 से जब इसको मैं भाग दूंगा, डिवाइड करूँगा, तो आप देखिएगा जब ये 10 घंटे में 120 को खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली कर देगा 12। तो 12 में माइनस कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो खाली कर रहा है उसको। तो आप देखिएगा कि 1 घंटे में ये तो भर रहे हैं, मतलब 35 तो भरा जा रहा है 1 घंटे में, और 12 खाली हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 23 है, वो भरा जाएगा, फिल होगा 1 घंटे में, अगर एक साथ वो खोल ले जाते हैं। तो इसने ये पूछा कि एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो हमको ये पता है कि 1 घंटे में वो इतना भर रहा है, और टैंक की कैपेसिटी 120 यूनिट में लीटर है, जो भी है। तो आप देखिएगा इसमें 1 घंटे में जब वो 23 भर रहा है तो टोटल कितने घंटे में भर देगा। 23 5 115 और 5/12
23 घंटे। तो आप देखिएगा डी आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर शेष पल क्रम से 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। जब इस सवाल को हम करने से पहले एक चीज़ देखते हैं। ये बोल रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 6 बार 9 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की ये हो जाएगी। तो दूसरी ओर ये बोल रहा है कि 12 से डिवाइड करने पर 8 शेषफल, 15 से डिवाइड करने पर 11 शेषफल, 20 से डिवाइड करने पर 16 शेषफल, 24 से डिवाइड करने पर 20 शेषफल और 30 से डिवाइड करने पर 26 शेषफल बच रहा है। इतना रिमाइंडर बच रहा है। तो आप एक चीज़ देखिए इसमें, जब हम देखते हैं कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर है जो शेषफल है उनका डिफरेंस 4 है। हर एक जगह देखिएगा 4 आ रहा है। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और शेषफल का डिफरेंस 4 आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम लेके जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं उनमें से 4 हम घटा देते हैं। पहले हम इसको एक बार बेसिक से देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। मैंने मान लिया कि कोई संख्या 5 और 12 है। चलो ये 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक देखिएगा, पहले हम दोनों को यहाँ पे एक बार कवर कर लेते हैं। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जिस तरह 5 और 12 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर एक शेषफल बचता है। जब दोनों में कॉमन शेषफल बच रहा है, मतलब एक तो होता है कॉमन शेषफल बचता है, एक शेषफल बच रहा है दोनों से भाग देने पर। तो आप देखिएगा कि अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो एक शेषफल बचेगा। तो ऐसे तो 6 भी हो सकती है, 5 से दूंगा तो भाग, लेकिन 12 से भाग दूंगा तो भी एक शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ नहीं बच रहा है। तो इस टाइप के सवाल में हमें क्या करना है, जब शेषफल सेम बचे तो हमें इनका एलसीएम ले लेना है दोनों का। जिस तरह 5 और 12 का मैंने एलसीएम ले लिया तो 60 हो गया, और उसमें एक ऐड कर देना है क्योंकि 60 है वो दोनों से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं एक और इसमें ऐड कर दूंगा तो दोनों से भाग देने पर एक शेषफल बचेगा हमारा। तो ये 61 हो जाएगा। 5 से भाग दूंगा और 12 से भाग दूंगा तो भी एक शेषफल बचेगा दोनों से भाग देने पर। दूसरी ओर एक दूसरी टाइप का सवाल होता है, उसमें देखिएगा इसी में सवाल में ले लेते हैं। ये इसी में मान लेते हैं कि 5 से भाग देने पर 2 शेषफल और 12 से भाग देने पर 5 से भाग देने पर 3 शेषफल और 12 से भाग देने पर 10 शेषफल बचता है। तो वो संख्या बतानी है हमें। तो इस टाइप के सवाल में हम देखते हैं कि एलसीएम तो हमें यहाँ भी लेना है। अगर देखें तो 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचेगा, तो हम ऐसी संख्या 8 मान सकते हैं। 5 से भाग दूंगा 3 बचेगा, लेकिन 12 से दूंगा तो 10 नहीं बचेगा। या इससे ज़्यादा मानूंगा मैं तो देखिएगा आप 18 मान लिया मैंने। 5 से भाग दूंगा तो 3 शेषफल बच रहा है, और 12 से भाग दूंगा तो 6 शेषफल आ रहा है, नहीं कि 10। तो इस टाइप के सवाल में हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, हमको पता है कि एलसीएम 60 होता है। और आप देखिएगा जिससे हम भाग दे रहे हैं और शेषफल डिफरेंस कितना आ रहा है उनका, 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 12 से भाग दे रहे हैं और शेषफल 10 बच रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। मीन्स जिससे भाग दे रहे हैं और शेषफल का डिफरेंस वो 2 हर जगह जब सेम हो और शेषफल अलग अलग आ रहे हैं जब, तो आप देखिएगा जो ये इनका डिफरेंस सेम हो रहा है, इसको मैं जो एलसीएम है उसमें से घटा दूंगा तो 58 वो संख्या होगी। 5 से भाग दूंगा मैं तो 3 शेषफल आएगा, और 12 से भाग दूंगा मैं तो 10 शेषफल आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह ये सवाल है हमारा। तो देखिएगा इसमें
6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसने ये दे दी है। तो बोल रहा है कि 12 से भाग दे रहे हैं तो 8 शेषफल देखिएगा। जब शेषफल और जिसे भाग दे रहे हैं उनका अंतर सेम, डिफरेंस सेम आ रहा है, हर जगह 4 आ रहा है देखिएगा। जो हमने अभी लास्ट में किया था उसी पे बेस है सवाल। तो मैं जिसे हम भाग दे रहे हैं उन सभी का एलसीएम ले लूँगा। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लूँगा मैं 12, 3 × 4 15 है, तो इसमें 5 की ज़रूरत है हमें, 3 तो है ही हमारे पास, 20 है तो 20 हो गया हमारे पास, 24 है तो 4 थे 12 दूनी 24 और 30 है तो 5 30। तो आप देखिएगा इनका एलसीएम आएगा हमारा 20 से 60 दूनी 120 एलसीएम आ गया। हम वैसे कोई भी संख्या निकालनी होती, छोटी संख्या बोलता तो छोटी संख्या हम निकाल सकते थे, 120 में से 4 घटा देते 116 आ जाता, जो 12 से भाग देने पर 8 शेषफल, 15 से भाग देने पर 11 शेषफल और 20 से भाग देने पर 16 शेषफल बचता है, इसी तरह ही बचते हैं। लेकिन इसने पूछ रखा कि सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या बतानी है। तो आप देखिएगा, जब मेरे को ये पता है कि 120 इनका एलसीएम है, 120 इन सभी से भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम हमारा 120 आ गया, 120 इन सभी से डिवाइड हो रहा है। तो देखिएगा जो 120 से डिवाइड होगी वो इनसे भी डिवाइड होगी। तो 6 अंकों की संख्या वो देख लेते हैं जो सबसे बड़ी, जो 120 से डिवाइड होगी। 3 से अगर करूँ तो 3 अगर 9 से करूँगा मैं, 8 से करूँगा तो 12 8 96 960 9 3 9, ये आ जाएगा 360 9 3 9, ये फिर 360, तो इसी तरह 9 3 ये बचेगा हमारा। अगर मैं ये शेषफल बच रहा है, अगर ये घटा दूँगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिएगा सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी, जब 39 इसमें से मैं घटा दूंगा तो 0 6, लास्ट में 6 और 0 हो जाएगा। 6 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी से भाग जाएगी, 15 20 पूरी भाग जाएगी। और हमको शेषफल बचाना है 8 11 16 20 और 26। तो देखिएगा इनका डिफरेंस सेम 4 है, 4 हो रहा है। तो हमको पता है कि हमने क्या किया था, उसमें से 4 घटा दे रहे हैं। जब शेषफल अलग अलग बच रहा है तो उसमें से जो इनका डिफरेंस होता है वो घटा देंगे संख्या से। तो आप देखिएगा कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा 6। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले में बोल रहा है कि विद्यार्थी विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिनों में लगा सकते हैं। यही काम विद्यालय ए के 5 लड़के और सी के 10 लड़के मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं। या विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। सवाल आपके सामने है, तो देखिएगा। इसने बोला मैं अगर विद्यालय ए है, जिस कोई भी स्कूल है, विद्यालय कक्षा है, या उसके में ए क्लास है, कोई भी कक्षा है, तो उसकी एफिशिएंसी मैं हर एक बच्चे की ए मान लेता हूँ, बी वाले की बी मान लेता हूँ और सी वाले क्लास की विद्यालय की हर एक बच्चे की एफिशिएंसी सी मान लेता हूँ। तो आप देखिएगा कि विद्यालय जो ए है इसके 4 लड़के, जब विद्यालय ए का एक लड़का एक काम कर सकता है एक बार में, तो 4 लड़के एक बार में कितना काम कर सकते हैं, 4 है। और फिर बोल रहा है कि विद्यालय बी के 6 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के, जब बी का विद्यालय का एक लड़का बी काम कर सकता है तो 6 लड़के 6 भी काम करते हैं, 5 दिनों में कर सकते हैं। जब वो सभी मिलकर देखिएगा एक दिन में इतना काम कर सकते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 5 से गुणा कर दूंगा, इतना काम कर देंगे। तो ये कितना टोटल वर्क आ गया यहाँ से। तो आप देखेंगे यही काम विद्यालय ए के 5 लड़के, ये बोल रहा है कि काम सेम है, तो हम टोटल वर्क के इक्वल टोटल वर्क रख देंगे। विद्यालय ए के 5 लड़के तो 5 ए हो जाएगा, और विद्यालय सी के 10 लड़के, विद्यालय सी के 10 लड़के मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं।
4 दिन में कर सकते हैं। एक दिन में इतना काम कर सकते हैं तो 4 दिन में टोटल इतना कर देंगे, जो हमने यहाँ पे टोटल वर्क इक्वल रख दिया। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 20 ए हो जाएगा प्लस 30 बी, उधर देखेंगे तो 20 ए प्लस 40 ए, तो 20 ए से 20 ए कैंसिल हो जाएगा इस साइड, और बी और सी का रेशो आ जाएगा। उनकी एफिशिएंसी बी और सी का रेशो कितना आ गया, 4 और 3। जो बी स्कूल का हर एक स्टूडेंट है उसका एफिशिएंसी 4 है, तो सी वाले का 3 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से बी और सी का रेशो आ गया, उनकी एफिशिएंसी का 4:3 आ गया। इसी तरह हम ए वाले का निकाल लेंगे। देखिएगा जिस तरह मैं पहली स्टेटमेंट से उठा लूँ, ए के 5 लड़के प्लस सी के 10 लड़के, 10 सी, वो 4 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन में सेकंड स्टेटमेंट ले लेते हैं हम, और एक लास्ट वाली देख लेते हैं। इसमें यहाँ से हम निकाल लेंगे। जिस तरह लास्ट में बोल रहे हैं कि यह विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के, विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के, 4 सी, ये बोल रहे हैं कि ये कितने दिन में कर दे रहे हैं, 10 दिन में काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देखिएगा, ये हो जाएगा 20 से प्लस 40 से, यहाँ से हो जाएगा 30 बी प्लस 40 से, ये 40 वाले सी वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बी और ए का रेशो आ जाएगा हमारा ए और बी का। अगर ए 3 है तो बी 2 हो जाएगा। उनकी एफिशिएंसी, ए वाले स्टूडेंट की एफिशिएंसी 3 है तो बी वाले की 2 हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि बी वाले की 4 है यहाँ पे एफिशिएंसी, बी वाले की 4 है, तो यहाँ भी बी वाले की 4 करूँगा तो मैं यहाँ भी 2 से मल्टीपल करूँगा, यहाँ भी 2, तो ए वाले की 6 हो जाएगी। तो जो इसने हमसे पूछा है, तो ये बोल रहा है कि विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में उस काम को कर सकते हैं। ये प्रदर्शनी जो भी है इसको लगा सकते हैं। तो देखिएगा, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम पहली स्टेटमेंट से। ए के 4 लड़के, जब एक लड़का ए का 6 काम कर सकता है तो 4 24 कर देंगे, 24, और बी के 6 लड़के, तो बी का एक लड़का जब 4 काम कर सकता है तो 6 लड़के भी 24 कर देंगे। 5 दिन में कर सकते हैं तो 48 होगा ये, और 5 से गुणा कर देंगे। एक दिन में जब 48 कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 48 गुणा 5। तो बोल रहा है कि यही काम ए के कितने लड़के एक दिन में कर सकते हैं। ए का एक लड़का जब 6 दिन में कर सकता है तो इस काम को करने के लिए हमें कितने लड़कों की ज़रूरत होगी, तो हमें 40 लड़कों की ज़रूरत होगी। अगले सवाल की ओर देखते हैं। देखिएगा, ये बोल रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो शंकु का आयतन बताना है। देखिएगा, जो शंकु है उसकी ऊंचाई दे रखी है उसने 35, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो ये है, जो होता है पाई आर एल। तो आप देखिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल है, और ये बोल रहा है कि ये बेस के एरिया का 4 गुना है। तो बेस एरिया क्या है, एक सर्कल बन रहा है बेस में, पाई आर स्क्वायर, इसका 4 गुना है। तो आप देखिए, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो एल हो जाएगा, जो स्लेंट हाइट है वो 4r हो जाएगी, ये हो जाएगी 4r। तो इसने पूछ रखा कि उसका हमें आयतन बताना है, मीटर क्यूब में बताना है। तो आप देखिएगा, मैं यहाँ से अगर निकालूंगा इसका, तो ये
हाइट निकालूंगा तो 16 आर पाइथागोरस से 16 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, 15 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट लग जाएगा तो ये रूट 15 आर आ जाएगा अगर हाइट निकाल रहा हूँ, जो कि 35 के इक्वल हो जाएगी। आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 35 अपॉन रूट 15। तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 आर स्क्वायर 35 गुणा 35 अपॉन में 15 और एच कितना है 35। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 7 5 5 से 3 तो 35 का स्क्वायर 1225, 1225 की 22 से मल्टीपल करूँगा, 22 5 110, 11 44, 22 दूनी 44 और 55 5 44 और 5 49 4, तो ये 26,950 आ गया। 9 से डिवाइड करना है, अगर इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 निम 81, 9 निम 81 40, 9 चौक 36 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो हमें इतना ही बताना है, इसमें क्यूब है उसमें मीटर में बताना है, तो मीटर में करेंगे तो हम 3000 से डिवाइड कर देंगे, जब क्यूब मीटर में बताना है। तो देखिए 2.994 जो कि हमारा सी आंसर है। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। पाई चार्ट का क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस सवाल में इसने बोला है टोटल जो कार हैं वो 5000 दे दिया, तो जो कि परसेंटेज में उसने डिवाइड कर रखे हैं। तो आप देखिएगा उसने बोला कि शोरूम बी और डी से बेची गई कारों की कुल संख्या याद कीजिए। तो बी में 22% है और डी में 9% है। तो अगर मैं इनको दोनों को ऐड करूँगा तो आप देखिएगा 31% की वैल्यू बतानी है, और हमको ये पता है कि 100% की वैल्यू 5000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो हमें बतानी कितनी है 22 और 9 31% की वैल्यू, तो 31 से मल्टीपल कर दूँगा तो ये आ जाएगा हमारा 1550। सी ऑप्शन इसका। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये बोल रहा है कि यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जब ऐसे कोई भी सवाल आता है तो देखिएगा 10 व्यक्ति जो 10 आदमी हैं 7 घंटे काम करके, मीन्स 1 घंटे में इतना काम करते हैं तो 7 घंटे में इतना काम कर देंगे, एक 12 दिनों में कर सकते हैं। एक दिन में जब इतना काम कर सकते हैं, एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं 10 आदमी, तो एक दिन में इतना कर सकते हैं, तो 12 दिन में टोटल काम इतना कर देंगे वो। तो ये टोटल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारा यहाँ पे। तो इसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि हर एक आदमी 6 घंटे काम करता है प्रतिदिन, तो 14 दिन में बताना है। 6 घंटे काम करके 14 दिन में कर देंगे, हमें टाइम बताना है। 6 घंटे काम करके कितने दिनों में कर देंगे, 14 व्यक्ति 6 घंटे काम करके। तो देखिएगा यहाँ से हम देखते हैं 14 10 दिन में उसको कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा अगला सवाल भी उसी पाइप चार्ट पर बेस है जो 5000 कार थी। ये था, ये 48%, बी 22% और सी हमारा 14% और डी और ई, डी हमारा 9%
और ये है वो 7%। टोटल कार उसने बताई थी हमें 5000। तो ये पूछ रहा है कि इसमें शोरूम सी में बिक्री से संगतखंड का केंद्रीय कोण बताना है। मतलब सी में जो शोरूम सी है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, हमें ये बताना है। ये एंगल कितना हो जाएगा। तो आप जब देखिएगा इसमें हमें 5000 की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे 100% है, वो 360 डिग्री। जब एक ऐसे सर्कल घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जो 100% है उसकी वैल्यू 360 डिग्री। तो हम 1% की देखेंगे यहाँ से, तो 1% कितना आ जाएगा, 100 नीचे चल जाएगा। हमें 14% की वैल्यू बतानी है, तो 14% की वैल्यू निकल आएगी हमारी। तो आप देखिएगा 14 छिके 84, 8 14 42 और 50.4 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं हम। इसने हमको एक डायग्राम गिवन दिया है। इसमें पूछ रहा है कि 50 खिलाड़ियों का औसत कुल स्कोर याद कीजिएगा। इसमें आप देखिएगा कि 6 खिलाड़ी हैं, उनका 10.5 से 20.5 है। मैं अगर 15.5 मान लेते हैं, हम 15.5 है वो स्कोर है 6 खिलाड़ियों का, और 10 खिलाड़ियों का है वो 20.5 से 30.5 है। तो बीच का मान लेते हैं तो 25.5। ये है 10 खिलाड़ियों का। और 12 खिलाड़ियों का उसने दिया हमें 30 और 40 के बीच मान लेते हैं 35.5। और 16 जो खिलाड़ी हैं उनका 40 और 50 के बीच में 45.5। और जो 4 हैं वो 50 से 60 के बीच में, तो ये 55.5 हो जाएगा। और 2 हैं वो 60 और 70 के बीच में 65.5। तो ये पूछ रहा है कि 50 खिलाड़ी हो रहे हैं इस तरह से, ये प्लेयर्स की संख्या है, ये उनका एवरेज है। तो आप देखिएगा ये पूछ रहा है कि हमें टोटल एवरेज बताइएगा सभी का सभी, वो चाहिए। तो आप देखिए अगर मैं सभी का 25.5 मान लेता हूँ, कोई भी मान लिया मैंने एवरेज यहाँ से 25.5 मान लिया, तो आप देखिएगा इसमें पहले वाला है जो ये कितना एवरेज कम हो रहा है, 10। एवरेज मीन्स हर एक आदमी का 10 कम हो रहा है। तो 6 प्लेयर का कितना कम हो जाएगा, 60 कम हो जाएगा। और इसका तो हमने इतना ही मान लिया 25.5। अगले का देखिएगा इसका कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। एक का 10 ज़्यादा है एक प्लेयर का, तो 12 का कितना ज़्यादा हो जाएगा, 120। ये प्लस के। अब आगे देखते हैं ये कितना ज़्यादा है, 20। एक का जब 20 ज़्यादा है एक प्लेयर का, तो 16 का कितना स्कोर ज़्यादा हो जाएगा, 320। और ये देखते हैं हम कितना 30 ज़्यादा है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 120 ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट वाला है 25, इससे देखेंगे हम तो 30 ज़्यादा हो रहा है, तो एक का 30 है तो 2 प्लेयर का 60 ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी ये 40 ज़्यादा है तो 40 दूनी 80 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ से वो -60 माइनस का है और ये सभी प्लस के हैं, तो मैं 80 से देखूंगा, अगर 60 घटा दूंगा तो 20 आ जाएगा, 20 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो आप देखेंगे मैं ऐड करूँगा यहाँ पे तो 8 0 3 4 1 5 580। ये उनको एक्स्ट्रा और मिल रहा है 50 खिलाड़ियों को। एवरेज हमने मान लिया था उनका 25.5 तो था ही, और ये और एक्स्ट्रा मिल रहा है उनको। तो आप देखिए कितना एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा उनका, 5 से 11.3 और 11.6 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 25.5 तो उनका मान हमने एज्यूम किया था, तो 11.6 और ऐड हो जाएगा उनका, तो ये हो जाएगा 37.1, ये ऑप्शन। और इसी डायग्राम में एक सवाल और है, ये पूछ रहा है कितने खिलाड़ियों के औसतन 30.5 से अधिक रन बनाए हैं।
तो हमें 30.5 से ज़्यादा बताने हैं। तो 30.5 से बताइए ज़्यादा। तो 30.5 से कितने ज़्यादा हो रहे हैं? 30.5 से तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा, सारे यही ज़्यादा है। तो देखिएगा इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो 20, 12, 32 और 2 34 प्लेयर ऐसे हो जाएगा जिनका 30.5 से ज़्यादा है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें BAC 90 डिग्री, ए एंगल है वो 90 डिग्री का गिवन है। BAC ये 90 डिग्री का गिवन है। तो बोल रहा है कि BC की लेंथ वो 25 है, जो हाइपोटेन्यूज इसकी 25 लेंथ है। तो हमें मादी का AD बताइएगा। तो मादी का AD की लेंथ बतानी है, जो मीडियन होती है उसकी लेंथ बतानी। तो इससे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, जो ये मीडियन होती है ए से, जो राइट एंगल ट्रायंगल से जाती है मीडियन, इसकी लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। तो 25 की हाफ कर दूंगा तो मैं 12.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत है। इसको हम सीधा आएगा एग्जाम में तो सीधा इसको सोल्व कर देंगे, 2 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। अगला सवाल देखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात भी 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य बताइएगा। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य वो मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। फिर बोल रहे हैं कि अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट। जब कभी भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर बेस क्वेश्चन हो तो हमको ध्यान रखना है कि उसमें डिस्काउंट प्रॉफिट देगा। तो जो डिस्काउंट वाला होता है 100 में से, डिस्काउंट हमेशा 100 से माइनस होता है जितना भी होता है, और प्रॉफिट होता है 100 में प्लस होता है। तो हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य का रेशो हमेशा से ऐसे हो जाएगा। डिस्काउंट तो क्रय मूल्य के साथ में आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना गिवन है इसमें? 10% का। तो 100 में से 10 घटा दूंगा तो 90, और उनका रेशो हमेशा इस तरह से हो जाएगा। प्रॉफिट है वो विक्रय अंकित मूल्य के साथ में हो जाएगा। प्रॉफिट 5 है तो 105 हो जाएगा। तो इनका ये रेशो आ जाएगा हमेशा से। तो हम देखते हैं 5, 15 से 15 छिक्का और 15 सात है, तो 6:7 हो जाएगा। क्रय मूल्य अगर उसका कॉस्ट प्राइस 6 है तो मार्केट प्राइस अंकित मूल्य 7 हो जाएगा। ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य उसका 300 रुपये है, बोल रहा है कि 6 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो हमें अंकित मूल्य बताना है। तो 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देखेंगे आप 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 50। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 350। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 350। इसको अगर आप बेसिक से देखना चाहें तो बेसिक से भी हम कर सकते हैं इसको। देखिएगा विक्रय मूल्य जो होता है सेलिंग प्राइस, वो होता है क्रय मूल्य का जो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत अपॉन 100, ये विक्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से इसका रिलेशन देखते हैं तो विक्रय मूल्य मल्टीपल 100 अपॉन में डिस्काउंट दे रहा है तो 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत जो बट्टा होता है ये है, तो ये अंकित मूल्य निकल आता है। इस तरह मार्केट प्राइस निकल आता है। तो आप देखिएगा क्रय मूल्य है जो हम अगर 300 इसने क्रय मूल्य हमको गिवन है, प्रॉफिट 5% हो रहा है तो 21/20 हो जाएगा। तो ये आ गया विक्रय मूल्य हमारा। विक्रय मूल्य के साथ में हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो डिस्काउंट गिवन हमें कितना डिस्काउंट है? 10% का। तो ये 90 और 100। तो आप देखेंगे इस तरह से 2 से 15, 5 से 3 5 15, 3 3 9, 3 से 7, 7 5 35 और 10 350 अंकित मूल्य आ जाएगा। तो अब देखिएगा इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ऐसे कहीं पे भी आ जाएगा। तो हम बेसिक से इसको नहीं करेंगे, बेसिक से लंबा पड़ जाएगा थोड़ा सा।
कहीं पे भी होगा तो आप देखिएगा जो डिस्काउंट प्रतिशत होगा वो क्रय मूल्य के साथ में होगा, और जो प्रॉफिट प्रतिशत होगा वो 100 में ऐड हो जाएगा और अंकित मूल्य हो जाएगा वो। तो इस तरह से हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रिलेशन निकाल सकते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिएगा अगला सवाल है पार्टनरशिप का। ए, बी और सी 2/3, रेशो 3/5, रेशो 5/6 के अनुपात में पूंजी का निवेश करके साझेदारी करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी 25% बढ़ा देता है और वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5,820 है। तो लाभ में सी का हिस्सा बताना हमें कितना होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर कर देना और लाइक कर देना चैनल को। तो आप देखिएगा इस सवाल में बोल रहा है कि ए, बी और सी। ए ने बोल रहा है कि 2/3 पूंजी अगर लगाई है, तो बी उस व्यापार में 3/5 और सी इसके साथ में 5/6 लगाता है। तो इस रेशो में वो निवेश करते हैं। तो आप देखिएगा अगर मैं 5, 3 और 6 इन तीनों का एलसीएम 30 हो रहा है। अगर मैं इसको भी 30 से मल्टीपल कर दूंगा, सभी को 30 से गुणा कर दूंगा, तो ये 5 25 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो मैं इनको लिख सकता हूँ 20, 18 और 25। तो ये 20, ये 18 और ये 25, उनका रेशो हमने निकाल लिया जो निवेश किया। तो ये बोल रहा है कि 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है। तो देखिएगा 8 महीने तक तो 20 लगी उसकी पूंजी, तो 8 महीने में एक महीने में जब 20 रुपये 20 हो रही है उसकी, तो 8 महीने में कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी वो। हर महीने 20-20 बढ़ जाएगी तो 8 महीने में 160 हो जाएगी। लेकिन जो रियल उसका निवेश है वो तो 20 रुपये ही है। तो आप ये देखिएगा कि ये बोल रहा है कि 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है, मीन्स 20 को 25% बढ़ा देता है, तो 5/4 हो जाता है। 25% हम निकालेंगे इसका, तो 5/4 हो जाएगा, जो कि 25 हो जाएगी। फिर या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका 25% देख सकते हैं 1/4, तो 5 बढ़ जाएगी 25 हो जाएगी। तो आप देखिएगा ये तो 8 महीने के लिए लगाई थी उसने, 8 महीने में 160 हो गई, और 1 साल के लिए लगानी है तो 4 महीने बचे। 4 महीनों के लिए उसने 25 लगाई है। 1 महीने के लिए जब 25 है तो 4 महीनों में वो 100 हो जाएगी। तो हम देखेंगे 1 साल में ए की जो पूंजी है वो 260 रुपये हो जाएगी। तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा 260 का। तो इसी के साथ में जब और बी और सी ने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में, तो इनकी 12 महीने लगी है। जब 1 महीने में उनकी 18 है तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी? 18 × 12। और इसी तरह इसकी 1 महीने में 25 है तो 12 महीनों में इतनी हो जाएगी। तो हम यहाँ से देखेंगे 4 से इनको डिवाइड कर सकते हैं, हम रेशो निकालेंगे। 4 से ये हो जाएगा 130, 65, और ये हो जाएगा 18, 3, 54, और ये हो जाएगा 75। अगर मैं इनको ऐड करूँगा, ये उनको प्रॉफिट हो रहा है इस रेशो में, जो प्रॉफिट होगा वो उनका इस रेशो में बटेगा। तो आप देखिएगा ये हो जाएगा 140, 194। 194 की वैल्यू इसने गिवन हमको 5,820। 194 की वैल्यू है 5,820। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30। तो इसने पूछा है कि जो सी है उसका हिस्सा बताना है, तो सी को 75 मिलेंगे, 75 यूनिट में है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 30 है तो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2250 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि जी 2x + 3y + 4 =
2x प्लस 3y माइनस 5, इसने इक्वल दे रखा है, ये बोल रहा है कि उसके समतुल्य है, इक्वल है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2gx आगे लिख लेते हैं प्लस 2fy प्लस c। तो इसने इसकी इक्वल दे रखा है। अगर मैं इनको आपस में मल्टीपल कर देता हूँ, देखिएगा अब ये 2x स्क्वायर पहले इसके इन तीनों के साथ करूँगा तो आप देखिएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6xy माइनस 10x। अब इसके इन तीनों के साथ करूँगा तो ये 3 दूनी 6x स्क्वायर और 6 ये है तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, 12xy हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 9y स्क्वायर। अब इसके साथ करूँगा तो माइनस 15y हो जाएगा। अब इसकी 4 के इन तीनों के साथ करूँगा तो देखिएगा 8x स्क्वायर 8x हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस का 10x और प्लस का 8x, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। और यहाँ से इसकी करूँगा तो प्लस का 12y हो जाएगा। आप देखेंगे माइनस का 15y प्लस का 12y तो माइनस 3y हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 20। आप देखिएगा इसमें एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट a है, तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इसमें कहाँ है, ये रहा, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू है वो 4 है। इसी तरह देखिएगा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें b है और इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हम देखते हैं 9 है, तो b की वैल्यू यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 9 है। इसी तरह जो एक्स वाई है उसका कोफिशिएंट 2h है, क्योंकि h की यहाँ पे कोई भी h को यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा, तो हम एक्स वाई का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई ये रहा, तो इसका कोफिशिएंट 12 है, तो 2h है, वहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, तो 2h की वैल्यू हो जाएगी 12, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 6। इसी तरह हम देखते हैं 2gx, तो उसे हमें अकेला x है उसका कोफिशिएंट बताना है जिसके साथ में y नहीं हो, तो देखिएगा ये रहा अकेला x है, माइनस 2x है वो 2gx के इक्वल है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो g की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसी तरह आगे देखते हैं हम 2fy, तो y का कोफिशिएंट 2f है, तो यहाँ पे देखते हैं हम y है उसका कोफिशिएंट -3 है, तो देखिए -3y इज इक्वल टू 2fy, वहाँ पे प्लस का है, तो हम देखते हैं ऐसे f की वैल्यू आ जाएगी -3/2, तो लिख सकते हैं f इज इक्वल टू -3/2। और आगे बच गया c जो कांस्टेंट है जिसके साथ में न तो x है न y है, तो अब देखिएगा कि ऐसा हमें अकेला ये बच गया हमारे पास, तो c को हम लिख सकते हैं -20। तो इसने पूछा है कि g प्लस f माइनस c, इसको डिवाइड करना हमें a b h, इसकी वैल्यू बतानी हमें। तो देखिएगा अगर मैं g है उसको -1, f है तो f हमारे पास -3/2 और c है -20 है, तो वहाँ भी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो a b h, तो आप देखिएगा 4 9 6, 4 गुणा 9 गुणा 6 ये बताना है। तो आप देखिएगा इसमें ये तो प्लस का 40 हो जाएगा, ये -2 और -3 -5 और प्लस का 40 तो प्लस का 35 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ से नीचे चल जाएगा, ये माइनस का 2 ये प्लस का 40, तो इनका सभी का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ से नीचे आ जाएगा हमारा। तो देखते हैं हम 9 चौक 36 गुणा 6 216 गुणा 2 432, तो हमारा ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया, जिसे परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? लिखने 63 थे और 93 लिख दिए, किसी ने बढ़ा दिया अपने यार दोस्त के।
देखिएगा कि जो रियल में अंक थे वो 63 थे, लेकिन उसके बढ़ा के मतलब गलती से लिख दिए गए 93, तो उसने कितने बढ़ा दिए यहाँ पे 30 बढ़े हुए हैं एक्स्ट्रा, जो कि गलत बढ़े हुए हैं। तो आप देखिएगा कि ये बोल रहा है इस 30 के कारण हर एक बच्चे के एवरेज में 0.5 की वृद्धि हो जा रही है। हर एक बच्चे को जब 0.5 ज़्यादा मिल रहा है इससे, तो आप देखेंगे हम, लेकिन रियल में कितना ज़्यादा मिल रहा है 30। एक को जब 0.5 मिल रहा है तो 30 कितनों को मिल जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 0 लग जाएगी, तो 60 बच्चों को 30 मिलेगा। तो स्कूल उस कक्षा में कितने बच्चे हैं 60। अगला सवाल देखिएगा, सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसी धनराशि का 3/5 भाग है 6% वार्षिक ब्याज दर के लिए 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। तो इससे उसको ब्याज मिल रहा है 1674 रुपये है। तो हमें वो धनराशि बतानी है। तो आप देखिएगा कि 1/8 है और 1/5 है। ये जो धनराशियाँ हैं फ्रैक्शन में, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा तो फ्रैक्शन तोड़ सकता हूँ, यहाँ से 40 हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि इसको भी 40 से मल्टीपल कर दूँगा, इसको भी। तो यहाँ से प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों लिख लेते हैं। अगर वो धनराशि 40 है तो वो बोल रहा है कि जो धनराशि का 1/8 है, तो 1/40 का 1/8 हम अगर मान लेते हैं, प्रिंसिपल हमने अज्यूम कर लिया कि 40 है, तो उसका 1/8 देखते हैं हम कितना हो जाएगा 5। तो अगर प्रिंसिपल 5 है, वो 5% रेट पर 2 ईयर के लिए 2 साल के लिए दिया जाता है। दूसरी ओर बोल रहे हैं कि उस धनराशि का 3/5, तो 40 का 3/5 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 24। तो उसको बोल रहा है कि ये 2 साल के लिए 6%, रेट 6%, टाइम 2 साल। अब रिमेल कितनी होती है, जब उसने 5 और 24 तो हो गया 40 में से, तो 29 हो गया, तो बच कितना गया धनराशि 11 का। जो शेष धनराशि है वो 10% पर 2 साल के लिए दी जाती है। तो ये बोल रहा है कि 2 साल में ब्याज है वो 1674 रुपये हो जा रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे टाइम सेम है 2 साल में, तो मैं 2 को यहाँ मिटा देता हूँ और 2 से इसको भाग दे देता हूँ। 2 साल में ब्याज इतना हो रहा है तो 1 साल में कितना हो जाएगा 837। 1 साल में ब्याज इतना हो जा रहा है। अगर यहाँ से देखूँगा तो मैं ये 25% ब्याज हो रहा है 1 साल में, और यहाँ से ये 24 के 144% ब्याज हो रहा है 1 साल में, और यहाँ से 110% 1 साल में ब्याज हो रहा है। अगर मैं टोटल ब्याज को ऐड करूँगा तो देखिए 837 हमें पता है कि 1 साल में ब्याज आया है, जो रियल ब्याज है वो 1 साल का है 837। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलता है ये 254 प्लस 25 972, यहीं आ रहा है 4 5 9 5 और 2 7 और 2। हाँ देखिएगा जब 279 है वो ब्याज आया हमारे इस तरह से, उसकी वैल्यू 837 की इक्वल है 1 साल की। तो ये प्रतिशत में, अगर मैं प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो देखिएगा 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 300। और हमने माना कितना था मूलधन 40, जो प्रिंसिपल माना था वो 40 माना था। 1 की वैल्यू जब 300 है तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000। तो वो धनराशि कितनी आ जाएगी 12,000। अगला सवाल रीजनिंग का है, तो इसको हम करेंगे नहीं, देख लो एक बार, ये सवाल आसान है, हो जाएगा। इससे अगला सवाल बोल रहा है कि 60 डिस्क हैं जिनमें से प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर और मोटाई है वो 1/3 सेंटीमीटर है, को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबवर्तीय बेलन निर्मित होता है, बेलन बनता है, सिलेंडर बनता है। तो आप देखिएगा कि
डिस्क जो वो गोल दे रखी है उसने ऐसे हैं, तो उसने इस तरह से वो 60 रखे हैं, मतलब सेम है। तो इस तरह से वो सिलेंडर बनाता हुआ जाएगा, जिस तरह ये एक बना गया, ये एक डिस्क हो गई, ये दूसरी डिस्क हो जाएगी, ऐसे सेम है। और ये मोटाई उसने 1/3 गिवन है एक की, तो 60 की जो ये हाइट बन जाएगी सिलेंडर की, तो ये 60 की कितनी हो जाएगी मोटाई, जो हाइट है वो 20 हो जाएगी। जब एक की 1/3 है तो 60 की 20 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। जो इस तरह से एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इसने बताया कि जो डायमीटर व्यास है तो 21 है, तो रेडियस हो जाएगी 21/2। तो हमें उसका वॉल्यूम बताना है। तो आप देखिएगा वॉल्यूम πr² h हो जाएगा 22/7, r² 21/4 और h हमको पता है कि 20 है, तो 4 5 7 6 7 21। तो हम देखेंगे तो ये 22 5 110 और 63, तो 11 से मल्टीपल करते हैं, 11 3 33, 3 66 और 3 69, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उसने मीटर क्यूब में पूछा है तो हमें 3 छोड़ के लगा दें, 6.93 मीटर क्यूब। अगला सवाल देखिएगा। दो रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात 5:4 है। यदि वे एक ही दिशा में समानांतर पटरियों पर चलते हैं और आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था, तो तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो आप बताइएगा। यदि इस तरह मैंने एक इंजन को ए मान लिया, दूसरे का नाम दे दिया बी हमने, तो जो ए है वो स्लो चलता है, ये फास्ट चलता है। ये 5 चल रहा है 1 घंटे में, इसकी स्पीड, तो इसकी स्पीड 4 है। तो आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ से, ये बोल रहा है कि जो स्टार्टिंग हुआ, जो स्टार्टिंग में ये बी जो कम चल वाला है वो ए से 8 किलोमीटर आगे था, मीन्स ए पहले चल चुका था, और जब बी यहाँ था तो ए यहाँ आ गया, मतलब 8 किलोमीटर आगे था बी से। तो ये पूछ रहा है कि जो तेज़ चाल वाला इंजन है, जो ए है, सॉरी बी आगे आ चुका है ए से, तो ये बोल रहा है कि तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने में, मतलब ए को बी से आगे निकलने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, हमें ये बताना है, डिस्टेंस बतानी है। तो आप देखिएगा कि इनके बीच का डिफरेंस 8 है, 8 किलोमीटर है। तो आप देखिए 1 घंटे में जब ये एक ज़्यादा चल जाएगा ए इससे, 8 किलोमीटर जाने के लिए उसका कितना टाइम लगेगा। 1 घंटे में जब एक ज़्यादा जा रहा है तो 8 ज़्यादा जाने के लिए 8 घंटे लगेंगे उसको। तो 8 घंटे में वो ए है उसको बी को पकड़ लेगा। तो हमें पता है कि 1 घंटे में जब वो 5 चलता है तो 8 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये 40 किलोमीटर कवर कर लेगा।